हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती 2025 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसका एग्ज़ाम नवंबर में है, उनमें जो मूल विधि और संविधान के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जो लगभग 110 प्रश्नों को देखा था। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम समय इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग 111वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और इसमें जो हमारा पहला प्रश्न लिखा है, इसमें जो लिखा है कि क्या मोबाइल फ़ोन की हैकिंग हो सकती है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो हाँ, बी की बात करेगा नहीं, सी की बात करेगा संभव नहीं है, डी की बात करेगा इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल फ़ोन की हैकिंग हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जिसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। हाँ, मोबाइल फ़ोन की हैकिंग संभव है। एंटीवायरस फ़ोन सॉफ्टवेयर फ़ोन को हैक करने की जाने के संकेतों की जांच करने में क्या होता है तो ये सक्षम होता है ना, तो ये सब कर सकता है, हैकिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 112। सुपर जैकिंग का अपराध निम्नलिखित में से किससे कारित होता है। ए की बात करेंगे तो अस्पष्ट प्रयोजनात्मक कार्यक्रमों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उपयोग करके सिस्टम नियंत्रणों के बारे में प्रयोजित करता या कंप्यूटर अंशों का विवरण करके, है ना। आगे बी की बात करेंगे तो बी जो लिखा है, यह अपराध 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों द्वारा किया जाता है। और सी की बात करेंगे तो बेईमानी से व्यवहार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और डी की बात करेंगे तो उपयुक्त सभी से। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख भी सकते हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है, सुपर जैकिंग के अपराध के अंतर्गत अस्पष्ट प्रयोजनात्मक कार्यक्रमों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उपयोग करके सिस्टम नियंत्रणों से परिवर्तित करना या कंप्यूटर अंशों का विवरण करके तथा बेईमानी से उपयोग करना आदि आता है। यह अपराध 15 से 35 वर्ष तक की आयु के लिए लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे 113 जो लिखा है, निम्नलिखित में से किसमें आपराधिक साक्ष्य रह सकता है। ए की बात करेगा तो कंप्यूटर मेमोरी, बी की बात करेगा तो स्टोरेज मेमोरी, और सी की बात करेगा तो प्रिंट आउटों के में कंप्यूटर में उपयुक्त सभी में, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए देख सकते हम लोग इसके बारे में। इसमें जो लिखा है, कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज माध्यम प्रिंट आउटों में कंप्यूटर में आपराधिक साक्ष्य संग्रहित रह सकता है। डिजिटल साक्ष्य बाइनरी में रूप में संग्रहित या प्रसारित जानकारी है जिस पर अदालत में भरोसा किया जा सकता है ना। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 114 लिखा है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जांचकर्ता दोषी का शीघ्र ही पकड़ सकता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मिलना, कंप्यूटर उपयोग करने वालों का पता, डोमेन का नाम, उपयुक्त सभी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में। डोमेन नेम की सहायता से जांचकर्ता दोषी को शीघ्रता से पकड़ सकता है। डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर सेवाओं, इंटरनेट या निजी नेटवर्क से जुड़े अन्य संसाधनों के लिए एक पदानुक्रमित और विकेंद्रीकृत नामकरण प्रणाली है ना। आगे जो हम बात करेंगे 115 जो लिखा है, क्या मोबाइल फ़ोन से किए गए अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा हाँ, बी की बात करेगा नहीं, सी की बात करेगा हाँ परंतु कुछ शर्तों पर, और डी की बात करेगा इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मोबाइल फ़ोन से किए गए अपराध जो होता है साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। कंप्यूटर, मोबाइल तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से किए गए अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। कंप्यूटर अपराध के प्रकार हैं कौन कौन होता है तो जानकारी चोरी करना,
जानकारी मिटाना, फेरबदल करना आदि, ये सब इसके किसके अंतर्गत आते हैं? तो कंप्यूटर अपराध के अंतर्गत आते हैं। और भी साइबर अपराध के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो स्पैम ईमेल हैकिंग हो जाएगा, साइबर फिशिंग हो जाएगा आदि जो है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो साइबर अपराध के अंतर्गत। ठीक है, आगे 116 116 की बात करेंगे तो लिखा है, एक व्यक्ति अपनी एक महिला दोस्त को अपने मोबाइल फ़ोन से उसके मोबाइल फ़ोन पर कुछ अश्लील एसएमएस या एमएमएस भेजता है, उसके द्वारा किए गए अपराध का साइबर लॉ के अंतर्गत कौन सी धारा लागू होगी, है ना? तो जब भी कोई व्यक्ति किसी महिला पे जो है अश्लील वीडियो भेजता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? यानी साइबर लॉ किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 67 के अंतर्गत, धारा 66 के अंतर्गत, धारा 43 के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 67 के तहत जो यदि आप किसी व्यक्ति पर या महिला पर जो है अश्लील वीडियो भेजते हैं तो ये इसके अंतर्गत आता है ना? धारा 67 के अंतर्गत। ठीक है, यदि एक व्यक्ति अपनी एक महिला दोस्त को अपने मोबाइल फ़ोन से उसके मोबाइल फ़ोन पर कुछ अश्लील एसएमएस या एमएमएस भेजता है, तो उसके द्वारा किए गए अपराध साइबर लॉ के अंतर्गत धारा 67 के अंतर्गत दर्ज होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं 117 इंटरनेट पर चलने वाली वेबसाइट जिसको ऑरकुट, फेसबुक, बिग अड्डा, जी टॉक, सुलेखा, माई स्पेस आदि का संबंध है, तो किससे है? तो देख रहे हैं, तो ऑप्शन ए जो लिखा है, सोशल नेटवर्किंग साइट अपने मित्र, रिश्तेदार, परिचित आदि से मित्रता बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश, किसी ब्यूटी कॉन्स्टेंट के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे अपने मित्र, रिश्तेदारों, परिचित आदि को मित्रता बनाए रखने के लिए इसका क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसमें चाहेंगे तो देख भी सकते हैं कि इसका बारे में क्या लिखा गया है। इसमें जो लिखा गया है, इंटरनेट पर चलने वाली वेबसाइट ऑरकुट, फेसबुक, बिग अड्डा, जी टॉक, सुलेखा, माई स्पेस आदि का संबंध सोशल नेटवर्किंग साइट से है। सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या साइट होती है जो लोगों के बीच सामाजिक नेटवर्किंग अथवा सामाजिक संबंधों को बनाने अथवा उनको परिलक्षित करने पर क्या करती है? तो केंद्रित होती है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं 118 की बात करेंगे तो 118 के 18 क्या लिखा है? इंटरनेट पर ऑरकुट वेबसाइट पर एक व्यक्ति ने एक विशिष्ट व्यक्ति का फोटोग्राफ लगाकर उन पर अपशब्द कहे, क्या उस व्यक्ति ने साइबर लॉ में अपराध किया है? हाँ, साइबर लॉ की धारा 67। नहीं, हाँ परंतु महिलाओं का अवशिष्ट रूपण अधिनियम 1988 की धारा 66। और ए इसमें डी जो लिखा है, इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो धारा 67 के अंतर्गत जो है सब इसके अंतर्गत आता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी महिला पे अनाप-शनाप वीडियो भेजेगा तो जो है धारा 67 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में क्या लिखा है। आईटी एक्ट 67 के अंतर्गत इंटरनेट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक वीडियो या फोटो पोस्ट करने पर व्यक्ति पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। धारा 67 आईटी एक्ट के अंतर्गत किसी के द्वारा कंप्यूटर मोबाइल का प्रयोग करते हुए किसी के खिलाफ आपत्तिजनक जानकारी भेजने, ऐसी जानकारी जिसका मकसद किसी को परेशान करना, चिढ़ाना या बाधा डालना हो, तो ऐसे आरोपी साबित होने पर जुर्माना तो लगता ही है और साथ में क्या होता है? तो 3 साल तक की सज़ा भी होती है धारा 67 के अंतर्गत। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं। आगे जो इसमें लिखा है, किसी ऐसे धमकी भरे ईमेल को जिसे किसी आतंकवादी संगठन या आपराधिक गिरोह ने भेजा हो, तो ऐसे ईमेल को जारी किए गए स्थान का पता किसे लगता है? तो कभी देखा होगा कि जो भी आतंकवादी होते हैं ईमेल से जो है क्या करते हैं? तो मैसेज भेजते हैं। तो ऐसे स्थान को हम लोग का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? तो नेटवर्क सर्वेदाता द्वारा दिया गया आईपी एड्रेस, साइबर कैफ़े की दुकान के नंबर से, निकटतम पुलिस थाना से, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग किससे पता करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग किससे पता करते हैं? तो नेटवर्क सर्वेदाता द्वारा किया गया जो आईपी एड्रेस होता है, उसी से हम लोग इसको क्या करते हैं? तो पता करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं हम लोग, किसी ऐसे धमकी भरे ईमेल को जिसे किसी आतंकवादी संगठन अथवा आपराधिक गिरोह ने भेजा हो, तो ऐसे ईमेल को जारी किए गए स्थान का पता नेटवर्क सर्विसदाता द्वारा दिए गए आईपी एड्रेस द्वारा जो है लगाया जाता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं ऑप्शन 120 प्रश्न, क्या मोबाइल कॉल डिटेल जिसको सीडीआर को कभी न्यायालय ने किसी बाद में साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए की बात करें तो हाँ, संसद हमले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने। बी की बात करें हाँ, मुंबई ब्लास्ट में मुंबई ट्रायल न्यायालय में।
हाँ, सी मालेगांव ब्लास्ट में मालेगांव जिला न्यायालय से धारा 65 का, और डी की बात करेगा तो 19। तो सीडीआर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी हाँ, संसद हमले में माननीय उच्चतम न्यायालय में जो है इसको जो है वाद विवाद किया गया था। ठीक है, चाहे तो देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 ख के अनुसार अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुसार इसे केवल समर्थन या पुष्टिकरण अंश के रूप में लिया जाता है। मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड, जिसको सीडीआर कहते हैं, को न्यायालय ने संसद हमले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 121। किसी बहुचर्चित हत्या के मामले में एक न्यायालय ने हत्यारोपी द्वारा मृतक को भेजी गई एसएमएस की साक्ष्य माना है। प्रमोद महाजन हत्याकांड, आरोसी हत्याकांड, शिवानी भटनागर हत्याकांड, और डी की बात करेगा तो डी जो लिखा है ए और बी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रमोद महाजन हत्याकांड और आरोसी हत्याकांड जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। इसमें जो लिखा है, प्रमोद महाजन हत्याकांड तथा आरोसी हत्याकांड मामले में हत्यारोपी द्वारा मृतक को भेजी गई एसएमएस को साक्ष्य माना है। ठीक है, आगे 122 की बात करेंगे तो अश्लीलता के संबंध में अमेरिका का निर्णय मिलर टेस्ट है। इस संबंध में क्वींस बेंच ब्रिटेन द्वारा निर्धारित एक निर्णय, जिन दो निर्णयों पर भारतीय न्यायालय भी उनका आधार मानते हैं, हिकलिन टेस्ट, डाबर टेस्ट, फायरी टेस्ट, और इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेकलिन टेस्ट जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में लिखा है जो अश्लीलता के संबंध में अमेरिका का निर्णय, यानी मिलर टेस्ट तथा क्वींस ब्रिटेन द्वारा निर्धारित हेगलिन टेस्ट को भारतीय न्यायालय आधार मानता है। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कौन है? डिजिटल फैक्स मशीन, डिजिटल वीडियो, मोबाइल फ़ोन, और उपयुक्त में से सभी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कौन कौन है, तो डिजिटल फैक्स मशीन है, डिजिटल वीडियो है, मोबाइल फ़ोन है, ये सब इसके क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, आगे हम लोग देख भी सकते हैं इसके बारे में कौन कौन डिजिटल है। डिजिटल फैक्स मशीन, डिजिटल वीडियो तथा मोबाइल फ़ोन आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। वीडियो फाइल, डेटाबेस, आईपी एड्रेस, टेलीफोन रिकॉर्ड, फ्लॉपी डिस्क आदि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे 124 की बात करेंगे तो 124 क्या लिखा है, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर एक फिरौती वसूलने में किया जाता है, क्या ये साइबर अपराध हुआ है? हाँ, धारा 67 साइबर लॉ, नहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 389, और इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 384 से 389 के अंतर्गत जो है ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जब भी किसी चीज़ का मोबाइल फिरौती कर लेते हैं, उसको चुरा लेते हैं, तो उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, यदि एक मोबाइल फ़ोन का प्रयोग एक फिरौती वसूलने में किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 384 से 389 के अनुसार यह एक साइबर अपराध है। क्या है, तो साइबर अपराध है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे IMEI नंबर का संबंध है टेलीविज़न से, मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से और लैपटॉप से। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल फ़ोन जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी क्या लिखा है। IMEI एक अद्वितीय संख्या है जिसका उपयोग मोबाइल नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसमें 15 अंक होता है। IMEI का जो पूरा नाम होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी बूथ बोलता है ना। तो इसमें कितना नंबर होता है, तो 15 नंबर होता है। ठीक है ना, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो मोबाइल नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करने के लिए किया जाता है। IMEI नंबर, जिसका नंबर होता है, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करेंगे तो आगे जो इसमें जो हमारा 126 प्रश्न है, CDMA तथा GSM का संबंध है मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, आईफोन से और कंप्यूटर से। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CDMA तथा GSM का संबंध किससे है, तो ये जो है मोबाइल फ़ोन से है। किससे है, तो मोबाइल फ़ोन से है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CDMA का जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, तथा GSM का जो पूरा नाम होता है उसको ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। यह दोनों मोबाइल फ़ोन से क्या है तो संबंधित है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं 127 WW किस में प्रयोग होता है? कंप्यूटर पासवर्ड में, इंटरनेट की वर्ल्ड वाइड वेब में, लैपटॉप का पासवर्ड में, इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट की वर्ल्ड वाइड वेब में जो है WW का प्रयोग जो है होता है। ठीक है, देखिए इसका पूरा नाम भी हम लोग जान जान सकते हैं। WW का जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, है ना। WWW एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जिस पर वेब पेज जुड़े होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है टिम बर्नर्स ली ने जो है इसको किया था ना। WWW की खोज किसने किया था तो टिम बर्नर्स ली ने जो है किया था। ठीक है, नेक्स्ट VoIP का क्या होता है तो इंटरनेट से बात करने की सुविधा, वाकी टाकी, वायरलेस फ़ोन, इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट से बात करने की जो सुविधा होती है इसी को हम लोग बोलते हैं VoIP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VoIP बोलते हैं। ठीक है, चाहेंगे तो हम लोग इसके बारे में भी देख सकते हैं जो लिखा है। VoIP सेवाएँ आवाज़ की एक डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करती हैं जो इंटरनेट पर प्रसारित होती हैं। VoIP का जो पूर्ण रूप होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं तो प्रसारण तकनीकी के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे 129 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मुंबई में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में है, चेन्नई में। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय अपराध जो है रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है तो नई दिल्ली में जो है ये स्थित है। ठीक है, आगे देख भी सकते हैं हम लोग इसके बारे में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको NCRB नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार गृह मंत्रालय के साथ संलग्न एक कार्यालय है। नई दिल्ली स्थित इस ब्यूरो का प्रमुख जो उद्देश्य होता है भारत की पुलिस के आधुनिकीकरण व सूचना प्रौद्योगिकी को क्या करना है तो सशक्त बनाना है या सशक्त करना है यानी आगे बढ़ाना है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा 31वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भारत सरकार के किस मंत्रालय के संलग्न एक कार्यालय है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का जो भारत सरकार जो होता है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। क्या लिखा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में किया गया था। इसका जो उद्देश्य होता है भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान करना समर्थ बनाना होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे 131 की बात करेंगे तो राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो तथा जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में सर्वर आधारित कंप्यूटर सिस्टम किससे संबंधित राष्ट्रीय स्तर के डेटाबेस को व्यवस्थित करने के लिए स्थापित किया गया है? अपराध से संबंधित, अपराधियों से संबंधित, अपराधियों की संपत्ति से संबंधित और डी की बात करेगा तो उपयुक्त सभी। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी से जो है रिलेटेड होता है। ठीक है, चाहेंगे तो हम लोग इसके बारे में देख भी सकते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या कहता है। तो इसमें जो बोलता है राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो तथा जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में सर्वत आधारित कंप्यूटर सिस्टम अपराध अपराधियों तथा अपराधियों की संपत्ति से संबंधित है। राष्ट्रीय स्तर के डेटाबेस को सब व्यवस्थित करने के लिए स्थापित किया गया है ना, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे आगे की हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो मैनुअल तथा निरर्थक रखे हुए रिकॉर्ड में कमी लाना, पुलिस बल के बेहतर प्रबंधन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अनुकूल और सहायता। और सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है पुलिस कार्यप्रणाली के अन्य क्षेत्र जैसे कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संगठन अपराध पर रोक लगाने, संसाधन प्रबंधन में सुधार लाने, उपयुक्त सभी, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी जो इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्य कार्य जो होता है अपराध व अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस को बनाए रखने और इन्हें नियमित आधार पर राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा करना, मैनुअल तथा निरर्थक रखे रिकॉर्ड में कमी लाना,
पुलिस बल के बेहतर प्रबंधन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का अनुकूल और सहायता करना तथा पुलिस कार्य प्रणाली के अन्य क्षेत्र जैसे कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संगठित अपराध और रोक लगाने तथा संसाधन प्रबंधन में जो है सुधार लाना, ये सब जो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे आगे की हम लोग बात करेंगे 133। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का उद्देश्य क्या होता है? पुलिस थाना स्तर तथा विभिन्न स्तरों पर पुलिस कार्य प्रणाली और नागरिक मैत्रीपूर्ण, पारदर्शी, जवाबदेही एवं कार्यकुशल बनाना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करने में जो है क्या करना है, तो सुधार करना है। आगे आगे जो हमारा सी ऑप्शन लिखा है, अपराधियों की खोज एवं अपराध की त्वरित जांच के लिए जांच अधिकारियों को उपकरण, तकनीकी एवं सूचना उपलब्ध कराना। और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो उपयुक्त सभी, इसका अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। उपयुक्त सभी इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। ठीक है, आगे आगे की हम लोग बात करते हैं। आगे जो लिखा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों में कई सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित किया है, जो निम्नलिखित में से कौन है? मोटर वाहन समन्वय प्रणाली, संपत्ति समन्वय प्रणाली, तलाश सूचना समन्वय प्रणाली, उपयुक्त सभी, है ना। इसका भी जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी जो है इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख सकते हैं, इसका डिस्कस भी। हाँ, अभी हमने इसके बारे में राष्ट्रीय अपराध भी बताया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने ब्यूरो में उपलब्ध संसाधनों द्वारा मोटर वाहन समन्वय प्रणाली, संपत्ति समन्वय प्रणाली तथा तलाश सूचना प्रणाली से संबंधित सॉफ्टवेयर विकसित किया है ना। आगे आगे की हम लोग बात करते हैं 135 जो लिखा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? भारत की पुलिस का आधुनिकीकरण, भारत की पुलिस का सूचना प्रौद्योगिकी में सशक्तिकरण, विकल्प ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी यानी सी ऑप्शन जो है इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख भी सकते हम लोग इसके बारे में डिस्कस। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य होता है भारत की पुलिस का आधुनिकीकरण, भारत की पुलिस का सूचना प्रौद्योगिकी में सशक्तिकरण, एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित प्रमुख प्रकाशन क्राइम इन इंडिया का रिपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ये भी बताएं कि आप वीडियो किस किस जिले से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।